Hello and good morning to all of you. So, our today's lecture is based upon the topic proportional counter. तो हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर्स में ये देखा था कि किस तरह से जो रेडिएशन है, हाई एनर्जी रेडिएशन है, वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है एंड इंटरेक्ट करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस पे अलग अलग फिनोमेना प्रोड्यूस करता है एंड उन अलग अलग फिनोमेना के बेसिस के ऊपर, और अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो आयनाइजेशन प्रोसेस होता है। उस आयनाइजेशन प्रोसेस के बेस के ऊपर अलग अलग रीजन कैटेगराइज किए हैं हम लोगों ने, और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फिनोमिना होते हैं एंड अलग अलग फिनोमिना के ऊपर अलग अलग टाइप की डिटेक्शंस होती हैं, और उन्हीं डिटेक्शन के ऊपर हम लोग जो भी काउंटर यूज़ करते हैं उसको हम लोग उस रिस्पेक्टिव रीजन के अकॉर्डिंग हमने नाम दिया है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज़ प्रोपोर्शनल काउंटर। अब प्रोपोर्शनल काउंटर से डायरेक्टली उसके ऊपर आने से पहले हम पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं काउंटर्स का, कि क्लासिफिकेशन में जो काउंटर्स है बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, ब्रॉड कैटेगरीज में, जिसमें कि फर्स्ट वन इज़ गैसियस आयनाइजेशन चैम्बर्स और जो सेकेंड वन है वो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स है। अब अगर यहाँ पर देखें हम लोग, ये हमारा गैसियस हो गया और इधर आ गया सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। अगर गैसियस की बात करें तो गैसियस जो है वो अगेन क्लासिफाइड है अलग अलग टाइप में। तो उसमें सबसे पहले जो आता है आयनाइजेशन, फिर नेक्स्ट आ जाता है जीएम ट्यूब या कीगर मूलर काउंटर, एंड उसी में मल्टी वायर चैम्बर्स भी आता है। देन उसके बाद स्पार्क चैम्बर्स होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल काउंटर। अब प्रोपोर्शनल काउंटर में भी अलग अलग वेराइटीज़ आती है, इसमें मल्टी वायर प्रोपोर्शनल चैम्बर्स आ जाता है, ड्रिफ्ट चैम्बर आ जाता है, टाइम प्रोजेक्शन चैम्बर आ जाता है। ये अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ है प्रोपोर्शनल काउंटर्स की। तो ये जो सारे के सारे मेन ब्रॉड टाइप्स थे, चार टाइप्स जो थे वो गैसियस आयनाइजेशन चैम्बर्स के थे। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स की। अब सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स में जो कैटेगरी जो आती है उसमें पहला है दैट इज़ चेरनोव काउंटर्स। सेकेंड आ जाता है सेमीकंडक्टर काउंटर्स। सेमीकंडक्टर काउंटर्स है वो फर्दर क्लासिफाइड है कि इसमें पहला सिलिकॉन काउंटर, नेक्स्ट इज डायमंड काउंटर एंड देन जर्मेनियम काउंटर। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है दैट इज सिंटिलेटिंग काउंटर एंड इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट डिटेक्टर। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है सारे के सारे डिटेक्टर्स का कि किस तरह से हम लोग उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रोपोर्शनल काउंटर की बात करूं या काउंटिंग की बात करूं या डिटेक्शन डिवाइस की बात करूं, तो वो क्या होता है कि जो प्रोपोर्शनल काउंटर जो होता है वो आयन कलेक्शन बेस्ड डिटेक्टर होता है, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल या रेडिएशन है उनको डिटेक्ट करने के काम में लाते हैं। अब आयन कलेक्शन बेस्ड कैसे हुआ कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने देखा लास्ट लेक्चर्स में कि जब भी कोई पार्टिकल जो है एंटर होता है किसमें, मैटर में, दैट इज गैस में, तो क्या है वहाँ आयनाइजेशन होता है। अब आयनाइजेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन आयन पेयर प्रोड्यूस हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन आयन पेयर क्या है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। अब मान लो इंसिडेंट पार्टिकल या रेडिएशन जो है एक इलेक्ट्रॉन आयन पेयर प्रोड्यूस करेगा, तो वो कहाँ जाके कलेक्ट होगा अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में और पल्स देगा। तो इसी वजह से क्या होगा कि वो डिटेक्ट करता है न्यूक्लियर पार्टिकल्स को या रेडिएशंस को। अब ये जो है गैसियस स्टेट डिटेक्टर्स में क्लासिफाई किया हुआ है। अब ये जो गैसियस स्टेट है इनका एक कैटेगरी है न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स की। अब इस कैटेगरी में हम प्रोपोर्शनल काउंटर की बात करते हैं, तो प्रोपोर्शनल काउंटर जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ गैसियस स्टेट डिटेक्टर। अब इस प्रोपोर्शनल काउंटर की अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो जो कंस्ट्रक्शन है वही है, ये जो डायग्राम दिख रहा है इस डायग्राम में हमारे पास ये सिलेंड्रिकल शेप जो है, ये पूरा जो सिलेंड्रिकल शेप है इसको हम लोग आयनाइजेशन चैम्बर या चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो है एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक ट्यूब होता है जिसके अंदर आर्गन और मीथेन गैस फिल रहती है। अब ये जो आर्गन और मीथेन गैस जो है, ये आर्गन मीथेन गैस है, इसका जो प्रोपोर्शन रहता है या रेशो रहता है इट इज़ इन द रेशो ऑफ 9:1 एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो है इसके जो है सिलेंडर हो गया, सिलेंडर जो है सिलेंडर के सेंटर में
या बोल सकते हैं सिलेंडर की एक्सिस के थ्रू क्या जाता है, एक मेटेलिक वायर जाती है एकदम इसके सेंटर से होते हुए। अब ये जो मेटेलिक वायर जो है ये बेसिकली टंगस्टन की बनी हुई होती है और वो एज ए एनोड काम करती है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो मेटेलिक सिलेंडर जो है, सिलेंडर का जो सरफेस है पूरा का पूरा, बाहर का जो पूरा सरफेस है, ये पूरा सरफेस जो है वो एज ए कैथोड एक्ट करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या है, पोलराइजेशन देते हैं वोल्टेज की। यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव दिया और ये जो है दूसरी जगह हम लोगों ने एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो वायर है एनोड या कैथोड है वो किससे कनेक्टेड रहता है? एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस से कनेक्टेड रहता है। अब मेजरिंग डिवाइस में बेसिकली क्या होता है कि एक एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर के बाद में जाके एक पल्स रिकॉर्डर या काउंटर होता है, ठीक है। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है, बहुत सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है हमारे प्रोपोर्शनल काउंटर की। अब आगे बढ़ते हैं तो अब इसमें जो प्रोपोर्शनल काउंटर का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि जब एक पार्टिकल जो है, अब पार्टिकल जो है उसकी अगर मान लो आयनाइजेशन जो है एक पर्टिकुलर लो स्पेसिफिक आयनाइजेशन, दैट मीन्स उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है, वो जो गैस जो भरी है गैस को कम आयनाइज कर सकता है, वो आयनाइजेशन चैम्बर से पास होता है, ठीक है। जब वो आयनाइजेशन चैम्बर से पास होगा तो एक पल्स प्रोड्यूस होगी जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, छोटी पल्स होती है। अब जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो प्रोपोर्शनल रीजन में आ जाता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि सबसे पहला जो रीजन होता है वो आयनाइजेशन रीजन होता है, देन उसके बाद रिकॉम्बिनेशन एंड देन उसके बाद प्रोपोर्शनल आ जाता है। फिर ये रहा हमारा कि पहला रिकॉम्बिनेशन, उस देन आयनाइजेशन एंड उसके बाद थर्ड वन इज इट इज़ द प्रोपोर्शनल रीजन। तो ये फर्स्ट रीजन, देन उसके बाद सेकेंड रीजन एंड देन द थर्ड रीजन, ये तीनों के तीनों रीजन आ गए। और अब अभी हम लोग स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं इस प्रोपोर्शनल रीजन की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनल काउंटर है वो काम किस तरह से करता है। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि E इज इक्वल्स टू V अपॉन लॉग ऑफ B अपॉन A। ये बेसिक फॉर्मूला है जिसके ऊपर ये हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर काम करता है, जहाँ पर ये जो V है, V इज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो कि एनोड और कैथोड के ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारा ये जो B आ गया, B इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड A जो आ गया सेंटर में जो एक्सिस के थ्रू जो वायर जा रही है उस वायर का रेडियस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर R लिखना रह गया, नीचे R भी आता है। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल वायर, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल वायर, जो बाहर का जो सिलेंडर है उसका डिस्टेंस, ठीक है। ये इसका बेसिक ऑपरेशन आ गया। अब आगे चलते हैं कि मान लो जब भी एक चार्ज पार्टिकल है या रेडिएशन है, फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या एक्सरे फोटोन जो है वो आयनाइजेशन चैम्बर में सिलेंडर में एंटर होता है, तो गैस का क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। जब आयनाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, एक आयन पेयर, यहाँ पर आयन पेयर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आयन पेयर प्रोड्यूस हुआ तो उसका जो पॉजिटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, चेम्बर में, दैट मीन्स आउटर सिलेंडर की तरफ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, सेंट्रल वायर की तरफ, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ चले जाते हैं वो। अब जैसे वोल्टेज बढ़ा तो ये जो इलेक्ट्रॉन आयन पेयर है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब जब वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होंगे और ये जो प्रोसेस है वो क्यूमुलेटिव होगा। अब ये कैसे होगा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ जा रहा है। जब वो एनोड की तरफ जाएगा तो एनोड क्या करेगा, या ड्यू टू द फील्ड जो हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी वजह से वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करेगा। जैसे जैसे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करेगा तो रास्ते में और भी गैस मॉलिक्यूल्स पड़ेंगे या एटम्स पड़ेंगे, इन गैस एटम्स को वो आयनाइज करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन ने एक एटम को आयनाइज किया तो अभी क्या हो गया, अगेन फर्दर एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से
दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, एक प्रीवियसली हमारे पास था और दूसरा जो है वो आयनाइजेशन की वजह से मिला, वो दोनों एक्सेलरेट होंगे एंड वो दोनों फर्दर दो एटम्स को आयनाइज करेगा। अब दो ऑलरेडी पहले थे, दो को आयनाइज किया, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए या इलेक्ट्रॉन आयन पेयर हो गए। अब ये 4 फर्दर काइनेटिक एनर्जी गेन करके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करके वो क्या करेगा, और 4 को आयनाइज करेगा। तो इस तरह से ये जो है मल्टीप्लिकेशन बढ़ती जाएगी और ये जो क्यूमुलेटिव प्रोसेस है पूरा का पूरा, उसको हम लोग एवलांच बोलेंगे। एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन में। तो नीचे अगर हम लोग डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में हमको देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, पाथ ऑफ द आयनाइजिंग पार्टिकल या इंसिडेंट पार्टिकल है। अब मान लो यहाँ पर एक एटम बैठा हुआ है, इस एटम के ऊपर ये इंसिडेंट पार्टिकल हिट करता है, कोलाइड करता है। अब इस कोलिशन की वजह से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आयन प्रोड्यूस हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन आयन क्या करेगा, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड सेंट्रल वायर की तरफ जाएगा। जब वो सेंट्रल वायर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर एक और एटम मिलेगा, उस एटम को आयनाइज करेगा और इस तरह से देख सकते हैं हम लोग 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और इस तरह से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है और यहाँ पर बहुत सारे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आयन पेयर प्रोड्यूस होते हैं एंड एवलॉन्च स्टार्ट हो जाता है। एंड अगेन फिर अगर टॉप मोस्ट पे जाएं कि आयनाइजिंग पार्टिकल जो है ये आगे बढ़ता है, गैस के दूसरे एटम के साथ इंटरैक्ट करता है, फिर अगेन सेम प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन आयन पेयर प्रोड्यूस हुआ उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जाएगा, बट मेन जो एटम जो है इंसिडेंट पार्टिकल का वो और आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ के अगले एटम को आयनाइज करेगा, फिर आगे बढ़ के अगले एटम को आयनाइज करेगा और इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे क्या बोलते हैं एवलॉन्चेस स्टार्ट हो जाएंगे इंडिविजुअल एटम की वजह से। तो ये पूरा का पूरा जो है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा और पूरा का पूरा क्या बोलते हैं एवलॉन्च स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो है ये सिर्फ बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जो बना उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर क्या है कि मान लो प्राइमरी आयन पेयर प्रोड्यूस हुआ एक, जब एक आयन पेयर प्रोड्यूस हुआ तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ स्ट्राइक करेगा, फिर वो इनके साथ स्ट्राइक करेगा, इस तरह से ये 4 और उस तरह से 16 और ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाएंगे और अल्टीमेटली जब वो एनोड पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो बोल सकते हैं जो एवलांच है वो किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सबसे पहली चीज़ रेडियस ऑफ एनोड वायर, दूसरा रेडियस ऑफ द ट्यूब, तीसरा अप्लाइड वोल्टेज एंड द फोर्थ वन इज नेचर ऑफ द गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर है जिनके ऊपर एवलांच जो है वो डिपेंड करता है। अब गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो 10⁻³ के फॉर्म में रहता है और उसका जो एक्सप्रेशन है, द एक्सप्रेशन इज गिवन बाय m इज इक्वल्स टू n/1 - np। अब यहाँ पर n जो है, n क्या है, n इज नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने प्रोड्यूस हुए, p जो है वो प्रोबेबिलिटी हो गई प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बोल सकते हैं जो शेप ऑफ वोल्टेज पल्स जो आई वो क्या है, प्राइमरी आयंस के ट्रैक के ऊपर या उनके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो कहीं पर भी किसी भी एटम के साथ कोलाइड कर सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पाथ। तो ये था बेसिक हमारा कि किस उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है एंड वो किस तरह से काम करता है, उसकी वर्किंग क्या होती है। अब प्रोपोर्शनल काउंटर के यूजेस की अगर बात करें तो प्रोपोर्शनल काउंटर क्या करता है, दोनों काम करता है, काउंटिंग भी करता है और एनर्जी भी डिटरमाइन करता है पार्टिकल्स की। भले ही जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी लो हो, फिर भी वो आगे एम्पलीफाई करके एनर्जी का कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन कर सकता है। ठीक है, वो ऐसे स्पेक्ट्रोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, फिर वो डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिजन फ्रैगमेंट्स, इन सारी चीज़ों की डिटेक्शन में भी काम में आता है। एंड द लास्ट वन इज कि अल्फा पार्टिकल की काउंटिंग की इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। दैट मीन्स अगर मान लो हमारे पास अल्फा बीटा गामा सारे के सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इंसिडेंट रेडिएशन के अंदर,
उन होने के बावजूद भी अल्फा पार्टिकल को अलग से डिटेक्ट कर सकता है प्रोपोर्शनल काउंटर। दैट मीन्स डिफरेंशिएट कर सकता है कि अल्फा पार्टिकल कौन सा है और रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स कौन से हैं। ये तो गए यूजेस। अब यूजेस के बाद डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ड्रॉबैक्स भी होते हैं या लिमिटेशंस भी होती हैं। तो लिमिटेशंस की अगर बात करें कि जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लो अप्लाइड वोल्टेज कम है तो एम्प्लीफिकेशन कम होगा, और मान लो फॉर एग्जांपल वोल्टेज इंक्रीज हो गया किसी वजह से तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर डिटेक्शन जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और अप्लाइड वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट मेंटेन्ड रहना चाहिए। जैसे ऊपर बात की कि अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर मल्टीप्लिकेशन या एम्प्लीफिकेशन डिपेंड करेगा, तो मान लो वोल्टेज में चेंज आया तो क्या होगा कि पल्स में चेंज आ जाएगा। तो वोल्टेज को है हमको कांस्टेंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा और एक नैरो लिमिट के अंदर। क्यों? क्योंकि स्लाइड चेंज जो है वो गैस एम्प्लीफिकेशन को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रोपोर्शनल काउंटर, जिसमें हम लोगों ने सारी की सारी चीज़ें देखी कि किस तरह से प्रोपोर्शनल काउंटर का कंस्ट्रक्शन होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट था। थैंक यू।